अगर ये दोनों पॉइंट मास हैं, अगर ये मिनिमम, ये अगर दोनों पॉइंट मास हैं, अगर ये दोनों ही पॉइंट मास हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, है ना। दोनों ही अगर ये पॉइंट मास बराबर मास के हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोलो mr²। तो mr² का मतलब बोलो कितना हुआ, है ना। mr² का मतलब कितना हुआ, है ना। ये बोलो कितना हुआ, ये हुआ ml/2 का स्क्वायर। इसका डबल कर दो, बोलो कर दे, है ना। सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पूरी जो है लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब इसका कोई मास नहीं मानना हमें, है ना, इसका कोई मास नहीं मानना। तो फिर क्या बचा मास, तो ये और इसका ही बचा, बस दो पॉइंट मास। mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। r कहां से होगा, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हो वहां से होगा। तो यहां से कितनी डिस्टेंस होगी, l/2 हो गई। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2m × l/2²। और mr² लिखा, mr², r का मतलब l/2, और दो पॉइंट मास है तो 2mr²। अब p क्या लिखना है, अरे बताओ भाई, p क्या लिखना है। p की वैल्यू देखो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस q × l। लो भाई, ये p की वैल्यू आ गई, q × l आ गई। बस e तो दे ही रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड दे रखा है, इन सबको उसमें पुट कर दो। या आना चाहिए हमें अच्छे से, ऐसे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी उसमें, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, ये टाइम पीरियड में लिख सकते हैं। बोलो इतनी बात सभी को क्लियर है ना। ये लाइट रॉड है, इसका कोई इंक्लूड करना नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कोई मास नहीं। अगर इसका भी होता तो लेना पड़ता सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है रॉड का, ml²/12 होता है। तो वो सारी चीजें जनरली नहीं होता इतना कॉम्प्लेक्स, पर वो तो फिर वो सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो नोट कर लो इतना। अब एक एक्सट्रीम से मीन मैंने बोला है, अब एक्सट्रीम टू वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम पूछेंगे तो t/4 ना कर देना यार। कितना होगा, t/2। वन एक्सट्रीम से अदर एक्सट्रीम कितना होगा, t/2 होगा। तो वो चेंज कर लेना अपने से, ठीक है। चलो भाई अब क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े उसमें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो, देखो ये जेईई मेन और नीट दोनों में आ चुका है। लिखो, देखो सबका आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए। देखो बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है। डाइपोल बड़ा आसान सा भी है। तो लिखो भाई, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ तो लिखो, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल from stable equilibrium position to, work done to rotate a dipole from stable equilibrium position to angular position 60 degree, from stable equilibrium position to angular position 60 degree is W, then torque required to maintain the dipole, then torque required to maintain the dipole at same position will be, torque required to maintain the dipole at same position will be, ऑप्शन लिख रहा हूं देखो तुम्हारे लिए, W√3, W/2, W/4, ये ऑप्शन है। चलो भाई पॉज करो, 1 मिनट का टाइम लो। 1 मिनट भी हालांकि ज़्यादा ही दे रहा हूँ, थोड़ा आसान सवाल है, पर 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। स्क्रीन पॉज करो और आंसर निकालो। तो देखो सॉल्यूशन, देखो इसका, देखो क्या है इसका सॉल्यूशन, देखना। देखो पहले आंसर बता दूं क्या, आंसर इज ये, आंसर इज W√3। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं। अगर नहीं हुआ दोबारा चेक करो, सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार फिर कोशिश करना, है ना। 2-3 बार करो यार, आसान सवाल है, होना चाहिए। नहीं सवाल होगा तो मजे वाली बात नहीं है, वीडियो लेक्चर का कोई फायदा नहीं, इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं। सवाल ये होना ही चाहिए यार, ये आसान सवाल है, इसका आंसर आना चाहिए। दोबारा कोशिश करो एक बार, है ना। ये W√3 है ना, तो ये देखो यहां से तुम देखो क्या बोला हमें, जम के करो यार काम, कोई बात नहीं, है ना होना ना होना, पर एक बार जम के तरह ताकत लगाओ, पूरा फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ करो, इसका आंसर आना ही चाहिए। तो देखो -q से +q, देखो तो -q + q बोलो, हमने क्या बोला, इसको 60 डिग्री से घुमाने में
वर्क इज डब्ल्यू, और टॉर्क पूछा है टू मेंटेन द डाइपोल एट दिस पोजीशन। ये क्या है, ये नहीं समझ में आया मुझे। टू मेंटेन द डाइपोल का मतलब क्या है? देखो मतलब कुछ ऐसा है कि अगर तुमने डाइपोल को देखो ऐसे घुमा दिया, तो क्लियर है बात, ऐसे तुमने घुमा दिया, अब तुमसे बोल रहे हैं कि यहीं रोके के रखना है। अगर तुमने नहीं कुछ टॉर्क लगाया तब तो इधर घूम के आ जाना है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ऐसे हो जाए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगा के रखना पड़ेगा टॉर्क। कितना लगा के रखना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है यहाँ पे टॉर्क, उतना का उतना टॉर्क हमें लगा के रखना पड़ेगा ताकि ये यहाँ पे रुका रहे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना टॉर्क लगा रही है 60 डिग्री पे, वहीं की वहीं हमें रोकना है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उतना हम लगा देंगे, तो यहीं की यहीं मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा बोलो। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि ऐसा मुझे चाहिए कि पी साइन 60 की वैल्यू चाहिए, मेरे को तो यही समझ में आ रही है बात। आई होप सब लोगों को यही समझ में आ रही है बात, है ना। तो टॉ इक्वल टू पी साइन 60 का मतलब बोलो कितना हुआ, √3/2 हुआ, है ना। साइन 60 का मतलब कितना हुआ, √3/2 हुआ, ये चाहिए। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन तो डब्ल्यू के टर्म में आ रहे हैं। तो डब्ल्यू कितना है, तो डब्ल्यू इज पीई cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2। तो W इक्वल टू पीई cos 0 कितना 1, और cos 60 का मतलब कितना हुआ 1/2। तो W इक्वल टू PE/2। तो आंसर हमें W के टर्म में चाहिए, तो PE/2 W है कि नहीं, तो लो भाई लो, ये PE/2 इज W। तो आंसर इज W√3। ये टॉर्क का आंसर आ गया। बोलो क्लियर हो रही है ना बात, सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है। टॉर्क का आंसर कितना आ गया, W√3 आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर आने वाला है। चलो भाई क्लियर है बात, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तुम्हें खुद से। देखो इन द अबव क्वेश्चन what will be the work done in the above question, what will be the work done to further rotate the dipole? In the above question, what will be the work done to further rotate the dipole by 30 degree? To further rotate the dipole by 30 डिग्री, एक्स्ट्रा 30 डिग्री और घुमाना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इसका आंसर तुम W के टर्म में बताना है। आई विल पोस्ट इट्स आंसर इन ग्रुप। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment I cap plus √I cap plus 2j cap, with dipole moment I cap plus 2j cap is placed in an electric field, which is given as 2I cap plus j cap, which is given as 2I cap plus j cap. Calculate फर्स्ट पार्ट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। फर्स्ट पार्ट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट दिस पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट दिस पोजीशन। सेकंड पार्ट लिखो, टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन। Torque exerted by electric field at this position. करो, देखो पॉज कर लो स्क्रीन, पहले सॉल्व करो। चलो भाई देखो सॉल्यूशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल से एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि -P cos θ। कोशिश करना देखो अच्छे से, पहले अटेम्प्ट करना पहले अच्छे से। तो पोटेंशियल एनर्जी -P cos θ समझ में आ रहा है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2I plus j, तो मतलब इधर कहीं होगी, पर चलो समझने के लिए भी ऐसे ही बना लेते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट भी y कॉम्पोनेंट भी तो ऐसे कहीं बनाना चाहिए। और डाइपोल भी I कैप प्लस 2j कैप, मतलब वो भी किसी और ही एंगल पे रखा है, तो वो सब तो अभी नहीं बना रहे, बस समझ लेते हैं इस बात को। ये जो डाइपोल है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों छुपे हुए हैं।
है ना, अकेला नहीं डाइपोल मोमेंट इसमें मैग्नीट्यूड दिया, पूरी ये भी बता दिया इसके अंदर कि कैसे प्लेसमेंट है उसका। बहुत अच्छी बात है, देखो बिल्कुल ये आई कैप जे कैप यूज करने से यही कमाल भी हो जाता है ना, कि कैसा प्लेसमेंट है वो भी इसमें है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल होगा क्या ये भी निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो तुमने डाइपोल रखा था स्टार्टिंग में, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना था, तो हम जानते हैं भाई ये चीज वेक्टर में पढ़ा है हमने, क्या दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, कह रहे कैसे निकालते हैं भाई, कैसे बोलो, क्या फॉर्मूला था, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b, cos थीटा इक्वल टू, ये था फॉर्मूला। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अभी बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल, निकालो 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 जल्दी निकालो जल्दी निकालो निकालो भाई, कितना एंगल है लिख के बताओ, जरा पॉज कर लो पहले और बताओ। a डॉट b बोलो क्या, 2 + 2 4 अपॉन मॉड a मॉड b कर लोगे ना, √5 और √5, ये cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा की चाहिए तो cos थीटा निकालो पहले। p कैसे, p या तो मैग्नीट्यूड पुट किए जाते हैं, तो p का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड करोगे इसका, ये दोनों मैग्नीट्यूड है भाई, वेक्टर ना पुट कर देना इनमें, a डॉट b ओपन करते हो तो बताओ मॉड a मॉड b cos थीटा होता है कि नहीं होता, वही करना है इसमें, इसका भी मॉड करना पड़ेगा फिर पुट करना पड़ेगा, या तो देखो ये तरीका है। क्लियर है, एक और मुझे समझ में आ रहा है, जब वेक्टर फॉर्म में बात चले तो मैं वेक्टर फॉर्म ही क्यों ना यूज करूं, जब क्वेश्चन ही वेक्टर फॉर्म में चल रहा है तो फिर वो वेक्टर फॉर्म पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, उसका क्या यूज होगा, तो उसको जरा काम में लेते हैं, उसको काम में लेते हैं। u इक्वल टू -p डॉट e, डॉट प्रोडक्ट करना है, केवल डॉट प्रोडक्ट करना है, किस किस का बोलो, कर लोगे ना डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप प्लस 2j कैप को किसके साथ डॉट कर दूं, 2i कैप प्लस j कैप के साथ डॉट कर दूं, तो कर दो, कितना i के साथ है कितना -2, और ये कितना बोलो -2, कितना आंसर आया -4 जूल आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। टॉर्क तुम्हें खुद निकालना है ना, अब तुम्हें बता दिया, ये वो तुम्हें खुद ही निकालना है, आंसर मैं पोस्ट कर दूंगा तुम्हें ना ग्रुप में। चलो ठीक है, हिंट दूं क्या उसका, बोलो हिंट देना है क्या उसका, टॉर्क वाले का। कुछ लोग मना कर रहे हैं रहने दो कर लेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि देख लो देना हो तो दे दो, ऐसा नहीं भाई लेथार्जिक होके काम नहीं चलेगा, एक्टिवली काम करो। काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी है ये जान के, काफ़ी लोग बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, पर थोड़े बहुत लोग अभी भी लेथार्जिक हैं, थोड़े सुस्त हो रहे हैं, सुस्त ना हो भाई, है ना, थोड़ा जम के पढ़ो घर पे, है ना, टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है, तो चलो ये टॉर्क वाला तुम काम करना, चलो हिंट्स का हिंट नहीं देते हैं, खुद ही सोचो, क्लियर है बात। चलो भाई ये हमारा काम हो गया, है ना। डाइपोल का एक नोट और लिख लो, डाइपोल में नोट लिख लो, एक नोट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए short dipole are represented as, electric field lines for a short dipole, या फिर short word हटा दो, only dipole लिख दो, electric field lines for a dipole are represented as। तो देखो इस तरीके से ये जो है डायग्राम बना लो इस नोट में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से ये डायग्राम बना लो। देखो ये वही है, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +q और -q की ऑलरेडी बना चुके हैं, डाइपोल भी तो वही होता है, तो ऐसी ये फील्ड लाइंस बना लो। ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करो, ऐसी बना देना बस, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। चलो भाई ठीक है, तो ये डाइपोल का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब तुम्हें डीपी भी मिलेगी, देखो नेक्स्ट उसको तुम सॉल्व करना। आगे का टॉपिक शुरू करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये नेक्स्ट टॉपिक की देखो बात करते हैं इसमें। देखो अभी तक जो बात हम कर रहे थे चार्ज की, वो क्या था, वो पॉइंट चार्ज जनरली था, डिस्क्रीट चार्ज था वो, है ना, वो कैसा था 4e 5e 6e ne, या जनरली सिर्फ पॉइंट की बात कर रहे थे, कोई बॉडी पे नहीं चार्ज अभी तक कंसीडर किया हमने, है ना। बहुत छोटी छोटी बॉडीज थी, अगर वो कोई बॉडी भी थी तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनके साइज बड़े छोटे थे, तो फिर उनको हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज ही मान लेते हैं।
पर अब मैं बोलूँ कि एक कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट साइज का स्फेयर है, उस पे चार्ज, एक रिंग पे चार्ज, एक रॉड पे चार्ज, तो ये तो लार्ज अमाउंट का चार्ज हो जाएगा, है ना। जैसे पॉइंट मास होता है और फिर मैं बोलूँ एक डिस्क का मास, तो पॉइंट मास तो बड़ा छोटी चीज़ हो गई, माइक्रोस्कोपिक हो गई वो तो। अब मैक्रोस्कोपिक बात कर रहे हैं, है ना, बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ज़्यादा चार्ज की बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज का मतलब रॉड पे चार्ज, कंटिन्यूस बॉडी है ना, डिस्क पे चार्ज, स्फेयर पे चार्ज, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, बॉडीज पे चार्ज, है ना, डिस्क्रीट नहीं है, ऐसे अलग अलग नहीं होगा, सारा कंटिन्यूस, पॉइंट के फॉर्म में नहीं है अब, है ना। तो वो बात अब हमने करनी है। तो कुछ डेफिनेशंस पहले लिख रहे हैं, अब तुम समझ आ गए होंगे किस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। बिल्कुल सही तुमने समझा, फिर से वो ग्रेविटेशन वाली डायरेक्शन ही पकड़ रहे हैं। कौन सी वाली? रिंग से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, वो वाली बातें यहाँ से शुरू होने वाली है। तो उन चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं। तो पर पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद उन्हीं पे हम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट डेफिनेशन लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो ये लैम्डा ना बना लो, इसमें से लिखो, इसमें फॉर ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखो स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट और कर्व्ड, फॉर ए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रेट और कर्व्ड, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ is called as, charge per unit length is called as linear charge density, charge per unit length is called as linear charge density। इसमें एक डायग्राम बना लो। देखो ऐसे एक रॉड ली हमने, ऐसे एक ली रॉड, और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है, ये रॉड की जो लेंथ है कुछ वो L है, और मान लो इस छोटे से हिस्से में, ये जो छोटा सा हिस्सा हम बना रहे हैं, एक एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट, ये छोटा सा हिस्सा, इस पे मान लो dq चार्ज है, और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो देखो, वो लेंथ जो है इसकी लेंथ है कुछ dl। ठीक है, इसकी लेंथ है कुछ dl। तो लैम्डा किसको बोलते हैं? dq बाई dl, यूनिट लेंथ पे, dl लेंथ पे अगर dq चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? dq बाई dl हो जाएगा। ऐसे ही l लेंथ पे अगर कोई कैपिटल Q चार्ज है तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा? q बाई l हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है बात? तो dq बाई dl ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड डेफिनेशन लिखो, डायग्राम बना लेना। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। लिखो भाई, इसमें नोट करो। फॉर एन, है ना, फॉर एन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एरियल है ना, वो कपड़े धोने वाला एरियल नहीं, ये एरियल। ठीक है, फॉर एन एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया is called as, चार्ज पर यूनिट एरिया is called as सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया is called as सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब जैसे मान लो कोई हमने ऐसे कोई स्क्वायर प्लेट ले ली, ऐसे है ना, कोई ऐसे प्लेट ले ली, ऐसे कोई प्लेट है, उस पर पूरे पे चार्ज है। ठीक है, इस पे कुछ चार्ज है, और इसका ही मान लो कोई छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं, मान लो कैसा भी शेप में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, मान लो इसी का एक छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे कोई भी है ना, किसी भी शेप में ले लिया, मान लो छोटा सा हिस्सा कंसीडर करना है बस, ये dq और इसका एरिया क्या है? dA। ठीक है, ऐसे चार्ज है इस पूरे पे, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज है इसमें, तो इसका सिग्मा क्या होगा?
सिग्मा विल बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, है ना। सिग्मा क्या होगा, इस छोटे से हिस्से पे चार्ज अपॉन डी ए एरिया पे डी क्यू चार्ज है, तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज हो जाएगा, डी क्यू बाई डी ए। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, सिग्मा। इसी को क्या बोलते हैं हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको रो से डिनोट करते हैं, है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं, तो लिखो फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो इसमें फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called as, charge per unit volume is called as volume charge density, is called as volume charge density। तो देखो इसमें भी वॉल्यूम का मतलब, कोई मान लो ये स्फेयर है ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई स्फेयर है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई स्फेयर हो सकता है ना। उस पूरे स्फेयर के अंदर चार्ज है, पूरे स्फेयर पे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन डाल के जैसे भी किया होगा, पर ये चार्ज है, ठीक है। तो उसका छोटा सा हिस्सा कोई कंसीडर किया हमने, ऐसे कोई हिस्सा कंसीडर किया छोटा, है ना, उसका चार्ज डी क्यू माना, इसका वॉल्यूम डी वी। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी। बोलो क्लियर है बात। अब देखो अगर हमें बॉडी पे पूरे चार्ज की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, है ना, डी क्यू, अगर मान लो हमें पूरा चार्ज चाहिए, मान लो लैम्डा वाले केस में चाहिए ना, ये लिखना नहीं है, अब आगे जो मैं लिख रहा हूँ इतना लिख लो बस, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। मान लो मैं तुमसे बोलूँगी टोटल चार्ज ऑफ बॉडी बताओ, तो डी क्यू इक्वल टू क्या करोगे, लैम्डा इंटू डी एल, और दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, उससे क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। वही एलिमेंट वाला काम, एलिमेंट लेके और सारों का ऐड करना है तो टोटल कर दोगे। अब ये लैम्डा कांस्टेंट भी हो सकता है और ये लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है। अगर ये लैम्डा कांस्टेंट है तब तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, है ना, बाहर आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, डी क्यू को क्यू लिख दिया और लैम्डा बाहर आ गया और डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, तब तो सीधे लैम्डा को एल से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज बॉडी का आ जाएगा। पर अगर लैम्डा वेरिएबल है, ऐसे इक्वेशंस दे रखी हो ना, याद आ गया तुम्हें, समझ में भी आ गया, ऐसे मान लो इक्वेशंस दे रखी है लैम्डा, तो फिर तुम्हें वो पुट करना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के रूल लगाने पड़ेंगे तो टोटल चार्ज आएगा। सिमिलरली बोलो, जैसे सिग्मा इक्वल टू तुमने किया डी क्यू बाई डी ए, तो डी क्यू को क्या लिखोगे, सिग्मा डी ए, और टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सिग्मा कांस्टेंट है तो बाहर ले लो तो सिग्मा इनटू ए हो जाएगा, और वेरिएबल है तो सिग्मा का जो फंक्शन दे रखा है वो पुट करना पड़ेगा। क्लियर है। ऐसे ही देखो वॉल्यूम में अगर टोटल चार्ज चाहिए हो तो डी क्यू इक्वल टू क्या करोगे, डी क्यू इक्वल टू मल्टीप्लाई करो रो डी वी, है ना, डी क्यू इक्वल टू क्या करोगे, रो डी वी करोगे, और फिर क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, और इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आएगा इंटीग्रेशन रो डी वी हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। और रो कांस्टेंट हुआ तो रो बाहर आ जाएगा तो रो इंटू वी हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है तो जो फंक्शन दे रखा वो पुट कर देंगे और प्रॉपर लिमिट्स के साथ उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को, तो इतना नोट कर लो। देखो पहले तो देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, है ना, इसी में देखो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अब हमने ये फॉर्म लिखनी है ना, वैसे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये थ्योरेटिकल बोर्ड एग्जाम्स पे पूछ लेते हैं, तो इसके लिए हमने लिखी है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के, वो तो हम एग्जांपल्स में समझेंगे। फिलहाल ये एक थ्योरेटिकल पार्ट देख लो, ठीक है ना। देखो कंसेप्ट आसान सा है। देखो पहले देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो है ना, पहले देख लो फिर नोट करना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखो, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट। अब देखो एक लीनियर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने मान लो ऐसे कोई कर्व टाइप के ऐसे कोई लाइन है, वो उस पे मान लिया चार्ज ऐसे, ना, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने को लैम्डा मान लिया। भाई लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, अभी आगे पता लग जाएगा। कांस्टेंट होगा तो क्या करना, वेरिएबल होगा तो क्या करना। इसमें एक एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ क्या है, डीएल। हमें क्या करना है, पॉइंट पी पे इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट की वजह से निकालेंगे और ऐसे सारे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने बस वो काम करना है। तो देखना वो नया नहीं है, ये कर चुके हैं हम सारा काम। देखो इसको छोटा सा एक एलिमेंट जो माना उसको पॉइंट चार्ज जैसा मान लो,
है ना, बिल्कुल छोटा सा एक एलिमेंट माने, बहुत वेरी 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 स्मॉल, तो उसको क्या मान सकते हैं हम, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये है पॉइंट पी और ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन से। इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर आर आई वेक्टर हमने माना, ठीक है। तो देखो डीईपी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, बोलो ये तो जानते ही है, इसको बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज जैसा मान लिया। अभी डी क्यू की वैल्यू लिखनी है, डी क्यू का मतलब क्या, इतना सा चार्ज लिखना है। ये डी क्यू क्या है, ये डी क्यू जो है इसका चार्ज, इस एलिमेंट का चार्ज है डी क्यू, ये है डी क्यू। तो इस dq की वजह से देखो dq का चार्ज तो dq लैम्डा इंटू डीएल, बोलो क्लियर है बात, तो लैम्डा इंटू डीएल लिख दोगे, है ना। ये अभी पीछे देखा ही है ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा पीछे का देखो, ये dq को लैम्डा इंटू डीएल लिख सकते हैं। इस पार्ट का चार्ज चाहिए तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एलिमेंट की लेंथ, ये लैम्डा इंटू डीएल। और आर कैप को आर वेक्टर अपॉन मॉड आर लिख ही सकते हैं, उससे ये क्या बन जाता है, नीचे आर क्यूब बन जाता है। ये भी पहले हमने कर रखा है काम, बस कुछ नहीं नया, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, सारा सेम ही है, बस इंटीग्रेशन का काम। अब देखो ये तो एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये पुट कर दो इधर, बोलो क्लियर है इतनी बात। तो आर आई प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी, अभी आर को हटाना है, या आर आई और आर पी हमें दे रखे हैं, तो हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल लो लगा दिया और उसकी हेल्प से आर वेक्टर निकाल लिया। आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, ट्राइंगल लो लगा के आर वेक्टर की वैल्यू ये आ गई, इसको इसमें पुट कर दो, मॉड आर क्या है, ये मॉड आर ही आर है, इसमें पुट कर दिया, आर क्यूब बन गया और ये बन गया। अब देखो लैम्डा अगर कांस्टेंट हो तो बाहर ले लो, नहीं हो तो फिर जैसा भी फंक्शन दे रखा हो उसको इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लो देखो इसको पहले, है ना, इसको नोट कर लो पहले, फिर अगला और करते हैं। देखो इसमें तो नेक्स्ट देखो है ना, फिर इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो क्या होगा, अब इसमें हमने क्या माना, एक कोई शीट मान ली ऐसे ना, कोई रैंडम शेप की, टू डायमेंशनल है ना, ये कोई टू डायमेंशनल बॉडी ऐसे कोई शीट मान ली ऐसे ना, कोई रैंडम शेप कैसे कटी हुई है ना, ये बोर्ड को ऐसे मान लो, इस चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दिया, रैंडम कोई मान रहे हैं जनरल। इसमें क्या किया हमने, एक स्मॉल डीक्यू चार्ज का एलिमेंट मान लिया इसमें भी, है ना, ऐसे डीक्यू, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी सिग्मा, तो बस इसको भी बड़ा छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं, तो छोटा सा एलिमेंट मान रहे हैं, इसको भी क्या मान रहे हैं, पॉइंट चार्ज जैसा मान रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज जैसा मान रहे हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाना है, इसका चार्ज डी क्यू मान लिया, इस पॉइंट पी पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे शीट की वजह से, है ना, ये तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, बाकी सारा वही है, कोई अलग नहीं है, पूरा डिटेल में बोर्ड में लिखने को आए तो जो स्टेप मैंने पिछले में लिखी वो सारी रिपीट कर देना, बाकी मेन चीज मैंने इसमें लिख दी है, फाइनल आंसर ही मैंने लिख दिया है ना। बोर्ड में या स्कूल एग्जाम में लिखने को आए तो पूरा वैसा का वैसा सारी स्टेप लिखना जो लीनियर में लिखी, लैम्डा को क्या कर देना, सिग्मा कर देना, और डीएल को क्या कर देना, डीए कर देना, बाकी तो सारा सेम ही है, वही वेक्टर फॉर्म लगा के ये चीज हम लिख सकते हैं। तो ये किसकी हो गई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई, इसको भी देखो नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट देखो फिर इसमें, है ना, थर्ड देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो अब हमने क्या बना लिया, एक थ्री डायमेंशनल बॉडी बना ली है ना, ये जो बॉडी है वो कैसी है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, तो ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, तो देखो इसमें भी एक एलिमेंट मान लिया डी क्यू चार्ज का, है ना, ऐसे थ्री डायमेंशनल है तो उसको ऐसे बॉक्स जैसा बना दिया, थोड़ा फील लगे हमें ये थ्री डायमेंशनल है, बाकी ये पूरा ऐसे थ्री डायमेंशनल, उसमें एक छोटा सा बड़ा छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसको पॉइंट मास जैसा ही मान सकते हैं। तो देखो इसमें जो डी क्यू चार्ज एलिमेंट हमने माना, इसमें तुम देखो अब यहाँ से वही ओरिजिन है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना, देखो इधर ना ये एक्स एक्सिस बना लो और इधर क्या बना लो, ये वाई एक्सिस बना लो। तो अब बताओ ये इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर आई वेक्टर मान लिया, और जिस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो क्या है, वो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको हमने क्या मान लिया, कुछ पॉइंट पी मान लिया। तो बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, तो देखो ये हुआ आर आई वेक्टर और ये क्या हो गया, आर पी वेक्टर, और इसकी वजह से देख रहे हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहीं से पोजीशन वेक्टर शुरू करते हैं, तो जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वहां से शुरू किया और कहाँ टर्मिनेट कर दिया, पॉइंट पी पे टर्मिनेट कर दिया, तो पॉइंट पी पे टर्मिनेट कर दिया। फिर से देखो वही लगाया हमने, एलिमेंट की वजह से फील्ड कितनी हो जाएगी, डीपी इक्वल टू ना, है ना, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट पी, एलिमेंट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे एलिमेंट है ना, तो पी पॉइंट पे फील्ड, तो डीपी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये देखो फिर वही वेक्टर फॉर्म लिख दी। अब डी क्यू को इस बार किससे रिप्लेस कर दिया, रो डीवी से, पीछे देखो रो इक्वल टू क्या लिखा था हमने, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डीवी लिखा था, तो बताओ डी क्यू चाहिए तो कितना लिख दोगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये डी क्यू की जगह क्या लिख दिया, रो डीवी, बाकी सारा वही काम है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो बस जस्ट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इसका कोई खास काम है नहीं, क्वेश्चन कैसे करने हैं वो अभी समझ में आएगी बात, इसको भी कर लो देखो नोट।
तो चलो ठीक है भाई, है ना, थ्योरेटिकल बात हमने कर ली सारी, है ना। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ये पहला क्वेश्चन हमने लिखा है ना। देखो क्या है, एक रॉड है, थिन रॉड, है ना, एक रॉड है ऐसे, और इस रॉड की वजह से हमने क्या निकालना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस रॉड की वजह से क्या करना है, इस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस, लेंथ ऑफ रॉड क्या दे रखी है, एल दे रखी है, और ये डिस्टेंस क्या दे रखी है, डी दे रखी है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बता रखा है कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये डायग्राम बना लो पहले, ये डायग्राम बना लो पहले, फिर लिखो नीचे क्वेश्चन लिखना है। देखो ब्रैकेट में यहाँ लिख लेना, देखो लैम्डा नॉट इज ए कांस्टेंट, लैम्डा नॉट इज ए कांस्टेंट, लैम्डा नॉट इज ए कांस्टेंट। नीचे लिख लेना ना, क्वेश्चन के नीचे लिख लेना। चलो लिखो इसको, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा नॉट। फर्स्ट पार्ट लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लैम्डा नॉट। सेकंड पार्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज्ड रॉड। अब देखो रॉड और रिंग की बातें होने लग गई। अभी तक इस पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ, इसकी वजह से बताओ, 2Q से बताओ, 3Q से बताओ, सारे क्या थे, पॉइंट चार्जेस। अब पूरी पूरी बॉडीज मिल रही है, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। तो आप देखना जरा, हालांकि ऐसी फील भी हमें है, इस क्वेश्चन को करने की फील भी है कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो अब क्वेश्चन की अप्रोच क्या है वो समझ लो। जब भी कंटिन्यूअस आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट भी इस तरह से चूज करेंगे ताकि हम प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी लगा पाए, है ना। इस तरह से एलिमेंट चूज करेंगे ताकि प्रॉपर्ली लिमिट लगा पाए। तो कैसे, किस किस केस में कैसा कैसा एलिमेंट लेना होता है, वो सारी बात अभी हमें इस पार्ट में समझ आने वाली है, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हमें क्लियर होने वाली है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालें। तो देखो बात समझ में आ रही है कि एक एलिमेंट मानेंगे, उस एलिमेंट से फील्ड निकालेंगे, उस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होगी उसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस वहीं से हमारी बात बनने वाली है ना। तो जरा देखो ध्यान से, देखो पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है। तो पॉइंट पी पे फील्ड निकालने, देखो एलिमेंट कहाँ मानना है, देखो एलिमेंट मानते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं, ये देखो एक एलिमेंट मान लिया। देखो इस एलिमेंट का कुछ चार्ज है, इस एलिमेंट का कुछ चार्ज है, देखो इस एलिमेंट का कुछ चार्ज है dq, इस एलिमेंट का कुछ चार्ज है, देखो dq, तो dq चार्ज हो गया, ये हो गया dq, ठीक है। इस एलिमेंट का, है ना, कहाँ से, ये देखो हमने इस एलिमेंट की डिस्टेंस यहाँ से ले ली कुछ x, किस पॉइंट से, ये x डिस्टेंस ले ली इस पॉइंट, ठीक है। इस एलिमेंट की डिस्टेंस जो है वो कितनी ले ली, यहाँ से x ले ली। तो ये p पॉइंट पे हमें इस एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालनी है। बोलो क्लियर ना इतनी बात। तो dq वाले की वजह से p पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। तो बताओ भाई x हमने कहाँ से लिया, एलिमेंट से, इसका x इस तरह से चूज करेंगे हमेशा ताकि हम प्रॉपर्ली उसको लिमिट में कवर भी कर पाए। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, पूरी रॉड की वजह से फील्ड निकालना। डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने निकालना है, मैं आंसर पोस्ट करूंगा उसका, फर्स्ट पार्ट का आंसर तुमने ही करना है, लैम्डा नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना। लैम्डा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगी लैम्डा की, बताओ बताओ बताओ, पहले यूनिट बता दो लैम्डा की। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो चार्ज ऊपर कूलम, और पर यूनिट लेंथ का मतलब मीटर नीचे, कूलम पर मीटर, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, लैम्डा की यूनिट हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला लैम्डा नॉट का निकालना है, वो तुमने खुद से करना है। तो चलो भाई पी पॉइंट पे फील्ड, तो पी पॉइंट पे फील्ड देखो इस एलिमेंट की वजह से फील्ड इधर ही आएगी। तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट लोगे क्या सबकी वजह से फील्ड इधर ही आएगी, हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे ही पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब सारों की वजह से फील्ड इधर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट की वजह से फील्ड निकाल दें और उन सबका एडिशन कर दें, क्योंकि डायरेक्शन तो सबकी एक आने वाली है ना। तो सीधे फिर वेक्टर सम करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो सीधे ऐड हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। तो डी इक्वल टू के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब जरा देखो डी इक्वल टू के डी क्यू का मतलब कितना, वही लैम्डा इंटू डी एक्स, है ना, वेक्टर की इसकी लेंथ हमने ली dx, इसी फॉर्म में लो हमेशा, x मानो तो dx लो, l मानो तो dl लो, है ना, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो हमें। तो इसका हमें चार्ज लिखना है dq, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट की लेंथ, लैम्डा इनटू dx डिवाइडेड बाय क्या करोगे, बोलो x स्क्वायर करोगे। बोलो क्लियर है बात। अब क्या करना है, टोटल फील्ड के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो टोटल फील्ड के लिए हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, E इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमने क्या बोला था, लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, और अगर कांस्टेंट नहीं हो बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज,
तो लैम्डा विल बी कांस्टेंट। कुछ ना लिखें और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लैम्डा की कोई इंफॉर्मेशन ना दें तो हमने उसको यूनिफॉर्म ही मानना है ना। पर फिलहाल लैम्डा की इक्वेशन दे रखी है, इसका मतलब लैम्डा इज वेरिएबल, लैम्डा बाहर नहीं आएगा। अगर लैम्डा कांस्टेंट होता तो बाहर ले लेते। चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। सबसे है ना, तो देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी लिखें, लैम्डा की वैल्यू हो गई लैम्डा नॉट इंटू एक्स। बोलो क्लियर है बात, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। और क्या लिखना है फिर, dx लिखना है, ये dx लिखना है, अपॉन में क्या कर दोगे, एक्स स्क्वायर कर दोगे। लो भाई एक्स स्क्वायर कर दिया। अब लिमिट बता दो भाई, ईमानदारी से मुझे सही से लिमिट बता दो। पहले तुम अपने रफ कॉपी में लिखो है ना, पॉज करके, फिर मैं बताता हूँ लिमिट क्या आएगी इसमें। यहाँ लिमिट क्या आने वाली है, लिमिट किस पे लगेगी, लिमिट x पे लगेगी, क्योंकि x के अलावा और कोई तो वेरिएबल नहीं है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने की यही टेक्निक हम हमेशा लगाते हैं कि पूरे इंटीग्रेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल पर इस तरीके से लिमिट लगाते हैं ताकि पूरी बॉडी कवर हो जाए। तो पूरी बॉडी कैसे कवर होगी बताओ, एक्स तुमने कहां से लिया है, यहां से। तो बताओ एलिमेंट तुम यहां ले सकते थे पूरी रॉड को कवर करने के लिए, एक तो यहां ले सकते थे और ज्यादा से ज्यादा यहां ले सकते थे। एक्स तुम्हारी किसकी डिस्टेंस है, पॉइंट पी की डिस्टेंस है, किससे, एलिमेंट से डिस्टेंस है। बोलो ठीक है ना। तो एक्स को क्या ले सकते हो बताओ, एक्स कहां हो सकता था, एक्स से डी हो सकता था, कम से कम तो एक्स क्या हो सकता है, डी है ना, पॉइंट पी की एलिमेंट से डिस्टेंस। बताओ एलिमेंट कम से कम तुम तो यहाँ मान सकते थे, पास से पास। वो दूर वाला एलिमेंट कहाँ हो सकता था, इससे यहाँ हो सकता था। तो पूरी रॉड को कवर करना है, लिमिट हमेशा कोऑर्डिनेट की तरह लगती है। तो बताओ x कहाँ, x इक्वल टू डी से कहाँ तक हो सकता है x, ये d प्लस एल। कुछ लोग गलती करेंगे इसमें, d टू l कर देंगे, पर वो गलत हो जाएगा। d टू l लिमिट नहीं होगी, x क्या है, लिमिट हमेशा कोऑर्डिनेट की तरह लगती है। तो बताओ पॉइंट P से इस एलिमेंट की डिस्टेंस x, पॉइंट P से मतलब है ना, यहाँ के रेस्पेक्ट में तुमने सारा x लिया है। तो बताओ इससे तुम्हारी डिस्टेंस x, तो बताओ आखिरी वाले की यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस एल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट की तरह हमने लिमिट लगा दी, x और ये आखिरी की क्या होगी, x प्लस, सारी डिस्टेंस पॉइंट P से है। क्योंकि a क्यू बाई आर स्क्वायर में r क्या होता है ना, क्या होता है, क्या होता है, हाँ सही बात है, पॉइंट है ना, ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस होती है। तो ये लगा दिया हमने। तो ये बोलो d टू डी प्लस है, तो e इक्वल टू कितना आ गया, बोलो सॉल्व कर लोगे ना अब तो, नहीं अभी तो लॉग आएंगे। अब देखते जरा कितने लोगों को रूल याद है इंटीग्रेशन का, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है। इसमें वो रूल नहीं लगता x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वो है ना n माइनस वन हो गया ना इसमें। बोलो ये x पावर माइनस वन इंटू डी एक्स करोगे तो क्या लिखोगे, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा, और वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये रूल नहीं लगता इसमें, इसके लिए अलग रूल है। x अगर माइनस वन हो तो अलग रूल होता है, इसका इंटीग्रेशन याद रखते हैं, इसका फॉर्मूला है ये ln x। तो यहाँ पे भी देखो k लैम्डा नॉट तो तुम्हारा बाहर आ गया, और बोला अंदर क्या बचा, dx अपॉन x है ना, dx अपॉन x अंदर रह गया, और लिमिट क्या रह गई, d टू d प्लस एल। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर, आई होप। अब जरा देखें, e इक्वल टू के लैम्डा नॉट dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, और लिमिट क्या लगा दें, d टू d प्लस एल। लिमिट क्या लगा दें, d टू d प्लस एल है ना। अब अपर माइनस लोअर कर लोगे ना, बोलो आगे तो सॉल्व कर लोगे ना सभी लोग, लिख दो तो फिर अपना आंसर। तो e इक्वल टू k को कई बार 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी क्वेश्चंस में होगा, तो उसको रिप्लेस तुम कर सकते हो। चलो कर देते हैं इसमें भी, लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और अपर माइनस लोअर मतलब ln d प्लस एल माइनस ln d। बोलो कर लोगे ना, अपर माइनस लोअर, x की जगह d प्लस एल पुट करना है, माइनस फिर x की जगह d पुट करना है, ये पुट कर दिया। अब log m माइनस log n क्या होता है, बोलो याद है ना सबको, क्या होता है, ln m अपॉन n होता है। ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें बताई हुई है पहले, log m माइनस log n क्या होता है ना, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो आंसर क्या आ गया, e इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ln d प्लस एल अपॉन डी, या फिर कई बार ऐसा भी ऑप्शन में लिखा हो सकता है, ये ln 1 प्लस एल अपॉन डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन तुमसे पूछे तो डायरेक्शन आई कैप में हो जाएगी, पॉजिटिव आई कैप में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आई कैप में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। चलो भाई नोट कर लो, इसको पॉज कर लो। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो एक लास्ट लिख लो, वो करना, उसी से शुरू करेंगे हम अगला जो है लेक्चर। लिखो देखो,
इसको नोट कर लो, पॉज कर लो पहले। देखो, इन द अबव क्वेश्चन if charge on rod is uniformly distributed, in the above question charge on rod is uniformly distributed and its magnitude is capital Q, what will be the electric